अब बदले हुए बस्तर की बात करें तो जिक्र अगर पुलिसिंग का हो, जिक्र सेवा सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा को हो, तो छत्तीसगढ़ में बड़ी पहचान है, बड़े नाम हैं। आईजी सुंदर राज भी, मैं तालियों के साथ, सम्मान के साथ उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। नक्सल मोर्चे पर जो नक्सलियों का लिबरेटेड जोन है उसको भेदने के लिए मुफीद व्यक्ति के रूप में यहाँ वो सेवा दे रहे हैं। एसपी, डीआईजी, प्रभारी आईजी की कमान संभाल चुके हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि बस्तर में कितना श्रिंक हुआ है नक्सलियों का एरिया और लोग पुलिस के साथ कितने जुड़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सत्य प्रकाश, हमारे सहयोगी को, इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। और इमर्जिंग बस्तर में बस्तर के विकास की बात हुई है, सड़क, पुल, पुलिया, पानी, बिजली, लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा हमने देखी है। जगदलपुर वेल प्लान सिटी है, लेकिन उन इलाकों का क्या जो दुर्गम इलाके हैं वहां किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि पुलिस ही वो दूत है जो विकास का संदेश लेकर पहुंचती है। ओवर टू यू सत्य प्रकाश। सुंदरा जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब बस्तर में पुलिसिंग को लेकर कई सारे सवाल उठते थे, तमाम एनजीओज खड़े हो जाते थे और न सिर्फ सवाल बस्तर पुलिसिंग पे उठती थी बल्कि बस्तर पुलिसिंग सरकार से जुड़ा हुआ है तो सरकार पे भी सवाल उठते थे। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई नज़र आती है। आपके आने के बाद ये स्थितियां और बदली हुई नज़र आती है। किस मोर्चे पे सबसे ज़्यादा चुनौती थी जिस मोर्चे पे आपने काम किया और अब इस स्थिति में बस्तर है कि हम इतना सुखद और इतना बेहतर उसे कह रहे हैं? सर्वप्रथम सबको नमस्कार। यदि बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए विगत 23 वर्ष तब से राज्य गठन हुआ, तब से देखा जाएगा हमारा 1200 से अधिक बल सदस्य अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उनका शहादत हुआ। 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को भी महोदय द्वारा अलग अलग घटना में विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर उनका हत्या की गई थी। यदि हमारा 1200 से अधिक बल सदस्य शहादत देने के बावजूद भी यदि पुलिस और जनता के बीच में दूरी रह गई, उसके क्या कुछ कारण है उसका हमने समीक्षा किया और हमने ये महसूस किया तब तक जनता के साथ हमारा संबंध मजबूत और मधुर नहीं होगा। जो हमारा प्रयास है इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, इसमें कहीं हम आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया जो भी कार्य हम कर रहा है ये जनहित में कर रहा है, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बस्तर जिला में आमचो, बस्तर आमचो पुलिस और अलग अलग जिला में जो स्थानीय बोली में हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स को प्रारंभ किया। तो इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सब ने मिलकर क्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित किया और हम उन तक पहुंचकर मतलब अलग अलग जैसे मेडिकल कैंप्स है और जो स्पोर्ट्स कार्यक्रम, इस प्रकार का जो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनता से लगातार संपर्क बनाकर रखा, उसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। अभी ऐसा परिस्थिति होगी तब हम गांव जाते हैं, जैसा क्षेत्र की जनता द्वारा हम उधर गांव में हमको स्वागत करते हैं और अपना समस्या से पुलिस को अवगत करते हैं ताकि इस समस्या के समाधान की दिशा में हम लगातार काम करते आ रहे हैं। इसका परिस्थिति काफ़ी सकारात्मक हमको मैदान में देखने के लिए मिल रहा है। मतलब गांव का, बस्तर के लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़ा है पहले की अपेक्षा, लेकिन विश्वास तो आप जीत ले रहे हैं जो दिखता है। अफवाहों को कैसे रोकते हैं? क्योंकि अब बीते दिनों हमने देखा कि काफ़ी कुछ घटनाएं, अभी जो हालिया परिस्थिति नारायणपुर की हो, बीजापुर की हो, कई इलाके कोंडा गांव के भी प्रभावित हैं। आप बेहतर समझते हैं मैं किस विषय का जिक्र कर रही हूँ। तो अफवाहों को कैसे रोकते हैं? जैसा यदि 2012-13 के यदि हम बेसलाइन मानेगा, वर्ष 2022-23 में लगभग 68% नक्सल घटना में कमी आई है। जैसा पूर्व में 2010, 11, 12 इस अवधि में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बड़ी वारदात में हमारा 76 जवानों का शहादत हुआ और अलग अलग एम्बुशेस में, आईडी ब्लास्ट में हमने काफ़ी भारी नुकसान उठाए थे। ये परिस्थिति धीरे धीरे बदलते बदलते अभी वर्ष 2022 हमारे लिए काफ़ी ऑपरेशन के दृष्टिकोण से अच्छी वर्ष रहा। इसमें हमारा कोई बड़ी घटना नहीं हुआ, हमारा कई शहादत काफ़ी बड़ी संख्या में नहीं हुआ और लगभग नक्सल समस्या में मतलब नक्सल घटना का आंकड़ा के हिसाब से देखा जाएगा 68
8% कमी आए थे। इस परिस्थिति को आगे भी हम विचार कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हम ज़ीरो कैजुअलिटी एक कॉन्सेप्ट से तहत हम अपना जवानों का किसी प्रकार का नुकसान ना हो और क्षेत्र की जो आम नागरिक को भी जान माल का किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे, उसी हिसाब से हम आगे मजबूती से बढ़ सकता है। इसी दिशा में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है मतलब आने वाला बहुत जल्दी जो शेष इलाका में भी नक्सल गतिविधि समाप्त हो और उन इलाकों में जनता की मंशा अनुरूप हम विकास कार्य को गति दे सकता है। और क्षेत्र की जनता भी नक्सल का जो एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा को देख लिया, उस नक्सली के इस सिद्धांत से तंग आ चुकी है। इसलिए नक्सल संगठन को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इन सब परिस्थिति को देखकर हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र में नक्सल समस्या समाप्त होगा और जनता के मंशानुरूप हम विकास कार्य को आगे ले जा सकते हैं। सुंदरराज जी, इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर चुनौतीपूर्ण होता है नक्सल इलाकों में, और इस बार जो ट्रेंड शुरुआती से ही मतलब साल के शुरू से ही जो देखने को मिल रहा है, कमोबेश ऐसा देखने को मिला भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नक्सली अपनी मांद से ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके मांद में न सिर्फ धकेलने बल्कि उन्हें ख़त्म करने की भी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन ये चुनौतीपूर्ण कितना, क्योंकि अब तो 3-4 महीने बचे हैं बमुश्किल। सीपीएम माओवादी संगठन एक प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी संगठन है। उनका मूल सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवस्था को विरोध करना है। जैसे माओ का आइडियोलॉजी हुई है जो लोकतांत्रिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसलिए देखा जाए तो चुनाव की दौरान, जैसा इसके पूर्व में भी 2003, 8 या 13, 18 का चुनाव में मोदी द्वारा कोशिश की गई मतदान दल को नुकसान पहुंचाना या उसमें सुरक्षा में लगा सुरक्षा बलों को किसी न किसी प्रकार क्षति पहुंचाना, और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व जो जनप्रतिनिधिगण, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों को भी क्षति पहुंचाना, इस प्रकार के माओवादियों का एक कोशिश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार घटनाक्रम में भी काफ़ी कमी आए हैं। 2003, 8, 13 के चुनाव का तुलना करेगा 2018 के चुनाव में शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाए थे। और हमारा 2023 चुनाव में भी पूरा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए हमारा पूरा तैयारी है। और जो लोकतंत्र व्यवस्था का जो एक मूल आधार है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसको कितना सुरक्षित तरीके से हम संपादित करें, उस हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस काफ़ी मजबूत होगा। उसी को ध्यान में रखकर क्षेत्र की जनता में भी एक अच्छी उत्साह और ऊर्जा देखने मिल रहा है चुनाव को लेकर, और उनका पार्टिसिपेशन भी विगत वर्षों के धीरे धीरे चुनाव का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और खासतौर पर वर्ष 2023 चुनाव में हम ऐसा कई इलाका में जो पहली बार मतदान केंद्र भी प्रारंभ की जा रहा है। पूर्व में जो मतदान केंद्र जहाँ शिफ्टिंग हो जाते उसमें भी संख्या में अभी कम होने का पूरा संभावना है, क्योंकि जहाँ जहाँ कैंप्स प्रारंभ की गए थे उन इलाका में इस वर्ष मतदान केंद्र भी प्रारंभ होगा, ताकि उस इलाके के जनता को अपना गांव में ही जाकर मतदान केंद्र में अपना मताधिकार को प्रयोग करने का भी एक अवसर मिलेगा। इस प्रकार की सकारात्मक परिस्थिति हमको नजर आ रहा है। उम्मीद है मतलब ये चुनाव प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से संपादित होगा। उत्साह तो काफ़ी दिखता है तब जब हम वो तस्वीर देखते हैं बस्तर से, जब सड़क पहुंचती है तो बच्चे झूमने लग जाते हैं उस सड़क पर। वो बड़ा खुशनुमा पल होता है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि हमने बस्तर में उन परिस्थितियों को भी अभी भी देख रहे हैं, पहले भी देखा है। पुलिस कैंप कैसे पहुंचते हैं, सीआरपीएफ लोकल पुलिस का सामंजस्य कैसा है, और पुलिस कैंप जब पहुंच जाते हैं तब काम कैसे शुरू होता है। और अगर उस पुलिस कैंप का विरोध होता आया है, अभी भी कई जगहों पे हो रहा है, पहले भी होता आया था, उसके बावजूद कैंप खुले, मिनपा एक बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे समझाते हैं? थोड़ी देर से खुलता है लेकिन खुल जाता है, कैसे समझाते हैं? कोई किस्सा बताइए किसी जगह का। नक्सल संगठन का एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स और इंटर स्टेट बॉर्डर्स या अंदरूनी इलाका में जहाँ पर सिक्योरिटी और प्रशासन का एक वैकम जैसा परिस्थिति रहते हैं, उस इलाका में अपना उपस्थिति को मजबूत करके उस इलाके में एक भय के वातावरण के माध्यम से क्षेत्र की जनता को भयभीत करना, उनका दिग्भ्रमित करके अपना संगठन को विस्तार करना, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं। इसे देखते हुए हमने विगत 4-4.5 वर्षों में लगभग 63 से अधिक नवीन कैंप बस्तर संभाग के अंदर हम प्रारंभ किया है। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप न सिर्फ नक्सल अभियान के लिए, साथ साथ जो उस क्षेत्र के जो सड़क, पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, इस प्रकार का मूलभूत सुविधा से भी क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए हमने काफ़ी इंटीग्रेटेड एक डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उसका आगे बढ़ाए थे। स्थानीय बोली में उसका मनवा नवानार करके हम उसका नाम भी दिया है। गोंडी और हल्बी भाषा में इसका मतलब होते हमारा नया गांव। यदि
एक एक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक नया गांव के हिसाब से नया एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को इस प्रकार का मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही थी। जैसा आपने पूछा यदि कोई ऐसा अनुभव है उसके बारे में साझा करने के लिए, निश्चित रूप से तब हम कैंप स्थापना करने का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं जो माओवादी द्वारा हमेशा क्षेत्र की जनता को गुमराह की जाती है, जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उनको दिग्भ्रमित करके कैंप का विरोध करने के लिए उनको मजबूर की जाती है। और जनता के पास भी शुरुआत में कोई विकल्प नहीं रहती, इसलिए वो माओवादियों की दबाव में कारण से आकर मतलब कैंप को विरोध करने पड़ते, लेकिन तब उनका महसूस होते मतलब ये कैंप उनकी सुविधा के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए और उनके आने वाला पीढ़ी के आगे बढ़ने के लिए यदि कैंप काम कर रहे थे, फिर उसी को देखकर क्षेत्र की जनता भी हमको सपोर्ट करते हैं, उनके सहयोग मिलते हैं। जैसा हम तर्रेम कैंप बीजापुर में तब प्रारंभ किए गए थे, उसके पहले हम लोग जो भ्रमण में गए थे, देखे गए थे मतलब उधर की जो बच्चियाँ जो तर्रेम से स्कूल जो 10वीं और 12वीं पढ़ने के लिए उनका बासागुड़ा आना पड़ते हैं। जो बरसात के समय तब हम भ्रमण में गए थे, नदी नाला पूरा भरा हुआ थे और नक्सली द्वारा सड़क को कई जगह डिस्टर्ब किया गए थे, उसका विस्फोट करके उसको सड़क को मतलब ध्वस्त की गए थे। जो बच्चियाँ और स्कूल बच्चे वो अपने गाँव से लगभग 3-4 नाला में उतरना पड़ते, फिर दोबारा चढ़ना पड़ते, फिर उसी परिस्थिति में मतलब जो पूरा उनके यूनिफॉर्म भीग जाते हैं, जो बच्चे उसी परिस्थिति में जाकर स्कूल में पढ़ने के लिए बैठना पड़ते, फिर तब वापस घर जाते, दोबारा ये सब रिपीट होते हैं, जो 3-4 नाला को मतलब पानी में उतर कर पार करना पड़ते। तब हमने निर्णय लिया मतलब यदि ये परिस्थिति है फिर हम निश्चित रूप से हमारा जो क्षेत्र के जो बच्चियों को, जो उधर बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए सुविधा मिलना चाहिए और उधर का मरीज को हॉस्पिटल तक जाने के लिए एम्बुलेंस को सुविधा मिलनी चाहिए। हमने फिर कैंप स्थापना करने के प्रारंभ किया। उस समय नक्सली द्वारा ग्रामीण को दोबारा दिग्भ्रमित की गई थी, कैंप्स सिर्फ आपके क्षेत्र के जल जमीन जंगल के ऊपर कब्जा करने के लिए एक प्रयास है, इसलिए आप कैंप को विरोध करना चाहिए करके, लेकिन जनता द्वारा माओवादी की इस बात में नहीं आए थे, उन्होंने खुलकर समर्थन दिया। उसी कारण से हमने उन इलाकों में कैंप्स प्रारंभ करके अभी आज की डेट में आप जाकर देखें तो मतलब उधर की जो बच्चियाँ खासतौर पर जो बालिकाएँ हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए साइकिल से या अन्य कोई साधन से आराम से जा पा रहा है बासागुड़ा, इस दृश्य को देखकर हमको काफ़ी खुशी मिलते हैं। और बच्चों में भी, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी पुलिस का विश्वास बढ़ा है निश्चित उनका, क्योंकि जैसे यदि कोई शहर में रहने वाला बच्चे है उनका पढ़ने के लिए एक अधिकार है, ये हमारा आदिवासी अंचल में रहने वाला बच्चे से वो अधिकार क्यों वंचित रहना चाहिए, उनका भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए उतनी ही उनका भी मौका मिलना चाहिए। उसी को हम एक मूल सिद्धांत मानकर हमने इन सब कैंप को प्रारंभ किया ताकि उनके पीढ़ी और मजबूती से बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकता है, अपना विचार से काम कर सकता है, और उसी का हम एक मूल सिद्धांत के रूप में मानकर हम एक किया। तो फिर जैसा उस इलाके में जैसा जो महिला यदि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना है उनको भी काफ़ी कठिनाई को सामने करना पड़ते थे, अभी तब से सड़क बन गई कैंप स्थापना के पश्चात, जो 108 एम्बुलेंस गांव तक पहुंच पा रहा है। इस टाइप का काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हम सुंदरा जी हाल ही में हमने देखा है कि डीआरजी के जवान लौट रहे थे किसी ऑपरेशन से और वो स्थानीय लोगों के साथ महुआ बिनने लगे, तो ये स्थानीय लोगों की जो भर्ती पुलिस में हुई है ये कितना कारगर साबित हुआ है अभी नक्सल ऑपरेशन को और गति देने के लिए? हमको ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है, तब तक आप क्षेत्र की जो नेटिव पॉपुलेशन की भाषा, उनकी कल्चर है, उनकी जो रहन सहन है, उसके बारे में आप जानकारी नहीं हासिल करेगा, आप उस क्षेत्र में काम करने में काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने बस्तर की सुरक्षा, शांति एवं विकास में स्थानीय युवा युवतियों का भी एक भूमिका हो, उनका भी एक योगदान हो, उसी को आगे बढ़ाते हुए बस्तर फाइटर का बल गठन की गई थे। पूर्व में डीआरजी में भी स्थानीय भर्ती काफ़ी हद तक की गई थी। उसके आगे बढ़कर बस्तर फाइटर में ये सुनिश्चित की गई थी अंदरूनी क्षेत्र में जो बच्चे अभी तक वंचित रह गए, जो किसी प्रकार के शासकीय नौकरी में या पुलिस विभाग में भूमिका निभाने में वंचित रह गए, उनके मौका देने के लिए उनका स्थानीय बोली के लिए जो इंटरव्यू में बोनस मार्क भी दिए गए थे। इसी कारणवश बस्तर फाइटर में 2100 का हमने भर्ती किया था पूरा 7 जिला में, उनमें अधिकतम अंदरूनी वनांचल क्षेत्र के बालक बालिकाओं को मौका मिला है। आज की डेट में परीक्षण ट्रेनिंग करने के पश्चात वो अभी कुछ क्षेत्र में अपने इलाका के लिए काम करने के लिए, अपना समाज के लिए कार्य करने के लिए, सेवा देने के उनके एक अवसर मिल गए थे। उसी कारण से अपना लोगों से जुड़ाव भी बहुत आसानी से हो पा रहा है। वो अपना क्षेत्र के लोग का जो कल्चर है, जैसा महुआ बिनने का आपने एक उदाहरण बताया, तो उससे अलावा और भी कई उदाहरण है, जैसा कोई बीमार हो जाते उनका काउंसलिंग करना, उनका ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाने के लिए उनका अपना भाषा में बोलने, जानकारी देना, इन सब में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको देखने मिल रहा है। ये तो समझिए आप 80%
नक्सल ऑपरेशन इस नीति से सफल हो रहा है, ये माना जाए। लेकिन अभी भी जो 20% है वो चुनौती इसलिए दिखती है सुंदरराज जी कि आईडी अभी भी घातक है। आईडी जब ब्लास्ट होता है, हमने अरनपुर देखा हाल ही में, जिसमें लोकल जवान, तो मैं ये समझना चाहती हूँ, ये संदेश जाए कि जो डीआरजी के जवान होते हैं वो लोकल जवान होते हैं। डीआरजी मतलब वो दहाड़ है उनकी। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आईडी का हल क्या, कैसे उस धमाके को कमज़ोर किया जाए। दूसरी बात ये कि जब डीआरजी के जवान मोर्चा संभालते हैं और जब शहादत होती है तो आप लोगों का बल कितना परिवारों को मिलता है, क्योंकि दहशत कायम ना हो इसके लिए पुलिस कैसे काम करती है उन्हीं गांवों में जहां से वो उठकर डीआरजी जवान बनते हैं। जी, आईडी पुलिस बल के लिए काफ़ी बड़ी एक चुनौती है। यदि हमारा कैजुअलिटी के यदि आप प्रोपोर्शन देखेगा, सर्वाधिक हमारा कैजुअलिटी आईडी ब्लास्ट के कारण से हुआ। यदि सड़क पर हुआ या जंगल में प्रेशर आईडी के कारण से हुआ। जैसे सुरक्षा बल को टारगेट करने के लिए माओवादी द्वारा आईडीज लगाया जाता है, उसमें कई बार निर्दोष ग्रामीण भी उसमें चपेट में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए नारायणपुर में 4-5 वर्ष पहले की एक घटना है जहाँ पर सुरक्षा बल को टारगेट करके जंगल में आईडी लगाए गए थे। उसी चपेट में महोबा में कई 3 महिला आ गए थे, तीनों को उसी स्पॉट में डेथ हो गए थे। जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हो, जंगल रास्ता में जाने के समय आईडी की चपेट में आकर कई दुर्घटना ऐसा भी हुआ। जानवर मवेशी का भी आईडी ब्लास्ट में दुर्घटना हुआ। इस प्रकार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती। उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते, कमांड आईडी होते, प्रेशर आईडी होते या रिमोट कंट्रोल आईडीज होते हैं। इन सब चुनौती को सामने करने के लिए हमारा फोर्सेस काफ़ी हद तक अभी ट्रेंड है और आईडी डिटेक्शन और आईडी डिफ्यूजल के लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है। उसी कारणवश प्रतिवर्ष लगभग 120-130 के आसपास आईडी हम विस्फोट होने के पहले डायरेक्ट करके उसको डिफ्यूज़ भी की जाती है। इसके बावजूद ऐसा 40-50 आईडी ब्लास्ट का घटना भी हो जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो सप्लाई नेटवर्क से तोड़ने के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आईडी सप्लाई मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, सीमावर्ती इलाका जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके उन इलाका से जो विस्फोट पदार्थ, डिटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स या कॉर्डेक्स वायर्स जो आ रहा है उसको किस तरीके से हम चेक करना है, इसमें भी काफ़ी हद तक काम किया। उसमें सप्लाई नेटवर्क के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के कारण अभी धीरे धीरे आईडी ब्लास्ट की घटना में भी काफ़ी उल्लेखनीय कमी आ रहा है, लेकिन उसको ज़ीरो करने की हमारा एक प्राथमिकता है। उसी दिशा में हम आगे काम भी कर रहे हैं। दूसरा जो डीआरजी जो बल के बारे में आपने पूछा है, निश्चित रूप से नक्सलवादी अभियान में जो स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, अभी हाल फिलहाल में बस्तर फाइटर का भी गठन हुआ, ये सब स्पेशल फोर्सेस काफ़ी समर्पित होकर काम करते हैं। मूल रूप से उस इलाका से जो युवा युवती स्पेशल फोर्सेस में भर्ती होते हैं वो अपना क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं और उनके परिवार का भी एक मोटिवेशन मिलते हैं। जो उनके खुद उस इलाका के जो गांव के लोग हैं अपना बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी एक मोटिवेशन देते, एक मौका देते हैं। इसी कारणवश जो नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी सकारात्मक परिणाम के साथ साथ जो पुलिस और जनता के बीच का जो संपर्क है, उनके बीच का जो कांटेक्ट है काफ़ी मजबूत और मधुर भी हुआ। शिकायत में भी काफ़ी कमी आई। उसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो बस्तर फाइटर्स में भी और डीआरजी में भी हमारा महिला कमांडोज, उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी भी अभियान में जाते उनका भी भागीदारी रहते, तभी गांव में जाते महिला से बातचीत करने में, महिला उनकी समस्या को समझने में और उनका महिला को भी एक कॉन्फ्रेंस देने में भी जो महिला कमांडोज भी जैसा दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स जो अलग अलग जिला में वो सक्रिय रूप से अभी काम कर रहा है, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुंदरा जी, सरकार की नीतियों की बात करें या जो जिस त्रिवेणी की बात हो रही है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, निश्चित तौर पे यही वो वजह रही है कि आज बस्तर जो है वो बदला है। नक्सलवाद जो एक बड़ा नासूर था वो कहीं ना कहीं पीछे बहुत नज़र आता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखने को मिल रहा है कि नक्सली अब सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, फ्रंट पे आके वो बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तकनीक या गुरिल्लावार या जो भी आईईडी विस्फोट करके वो नुकसान पहुंचा रहे। तो ये किस तरह की रणनीति और उनकी रणनीतियों पे आपकी रणनीति कैसे भारी पड़े, इसे लेकर किस तरह की? जिस तरीके से विगत वर्षों में हमने नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ करके आगे एक एक कदम बढ़ते गई है, उसी कारणवश माओवादियों का इलाका सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। तब ये परिस्थिति होते माओवादी द्वारा कई प्रकार का हथकंडे को अपनाते हैं, जैसा आईडी के माध्यम से, गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से चुप कर वार करने को उनके एक पुराना मॉडस ऑपरेंडी, साथ साथ जो एक प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी
वो शामिल हो जाते हैं, जो फोर्सेस को या प्रशासन शासन को बदनाम करने के लिए भी कोशिश करते हैं। इस प्रकार का माओवादी का अलग अलग प्रकार का जो उनका एक स्ट्रैटेजी रहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमारा भी एक काउंटर स्ट्रैटेजीज रहते हैं, जो परसेप्शन मैनेजमेंट में और कम्युनिटी पुलिसिंग में भी काफ़ी अच्छा कार्य हुआ, जिसके कारण से माओवादी के इस प्रकार का जो प्रयास जनता विश्वास नहीं कर रहा है, उल्टा माओवादी के इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी कारण से उनका खात्मा भी बहुत जल्दी होने का पूरा उम्मीद हमको लग रहा है। क्योंकि माओवादी का जो सिद्धांत आज की डेट में आउटडेटेड हो गई है, उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, उल्टा जनता को प्रताड़ित करना है, निर्दोष ग्रामीण को पुलिस मुखबिर के आरोप पर उसका प्रताड़ित करना, उनका हत्या करना, और जो बच्चे स्कूल जो पढ़ने वाला बच्चे का स्कूल आश्रम को ध्वस्त करना है, और क्षेत्र की जनता का अंधेरे में रखकर बाहर की दुनिया के उनके संपर्क को तोड़कर अपना राज चलाने को उनके एक साजी एकमात्र उनका एक कोशिश रहता है। इसका जनता देख ली समझ ली, इसलिए उनका किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी कारणवश धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा युवती भी बाहर की दुनिया से जुड़ते जा रहा है। जैसा मेरा पूर्व वक्ता भी ने एसपी साहब लोग भी बताए थे, कनेक्टिविटी जैसा मोबाइल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जो पुल पुलिया ब्रिजेस, इन सब के कारण से अंदर की जो बालक बालिका युवा होती बाहर की दुनिया से आराम से जुड़ जा रहा है। और बाहर के जी ये लगातार दिखता भी है, क्योंकि हमने देखा छिंदनार का पुल जी वो इतना खूबसूरत भी है, लेकिन उसके पीछे आप देखिए कि शहादत भी हुई है, और उसके बाद के गांवों में भी सड़क लगातार, और हमने देखा है कि दुर्गा फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स भी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इससे इतर ये तो नक्सल मोर्चे पर लगातार आप काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक ब्लूप्रिंट भी होगा आपके पास। इससे इतर अगर सुरक्षा व्यवस्था में बात की जाए अलग अलग जिलों में, तो हाल का मुद्दा ये है, नारायणपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कई जगहों पे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं जहां सीधे पुलिस को डील करना पड़ता है ताकि विवाद ना हो। आपने भी शांति समिति की कई बार बैठकें ली हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए, आप कैसे इस पर काम कर रहे हैं? जैसे बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सल समस्या एक प्रमुख चुनौती, उसके साथ साथ अन्य प्रकार का जो लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति, कानून व्यवस्था का स्थिति, और अन्य जो संगठन का भी जो उनका एक्टिविटी रहते हैं, इन सबको देखते हुए हम लगातार प्रयास रहते हैं इलाके में शांति व्यवस्था बना रहे। इस पे सबसे बुनियादी चीज़ है, मतलब जनता को सही बात क्या गलत बात क्या, उसको समझने के उनके समक्ष फैक्ट्स को हम सही तरीके से प्रस्तुत करें। जो किसी के यदि कोई ऐसा इरादा है इलाके में शांति भंग करने का, उनके बारे में सही जानकारी क्षेत्र की जनता तक अवगत कराना, और उनसे सावधान रहने के लिए उनको जनता को काफ़ी कुछ हम जानकारी भी उपलब्ध करते हैं। और साथ साथ जो नोटोरियस एलिमेंट होते हैं जो शांति भंग करने के लिए जिसका प्रयास रहते हैं, उनका खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार हमने अभियान भी छेड़ा है। इसमें कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, जिसके परिणाम अभी उन इलाका में अभी शांति व्यवस्था पुनः बहाल हुआ है। और आने वाले समय में भी हम थोड़ा और प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से, और जो इस टाइप के ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं उनका शिनाख्त करके उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करें। क्योंकि मूलतः बस्तर क्षेत्र की जनता भी शांति प्रिय लोग हैं, वो किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि, किसी प्रकार का जो अन्य कारण से समाज में कोई भेदभाव हो या कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उस टाइप का वातावरण निर्मित करने वाला लोगों के खिलाफ हम सतर्क रहकर उनके खिलाफ प्रोएक्टिवली कार्रवाई करने के लिए भी हमारा एक कार्य योजना, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। सुंदरा जी, आखिरी सवाल यही है कि चुनाव होने हैं विधानसभा के 3-4 महीने बाद, और इसके बाद फिर लोकसभा के भी चुनाव हैं अगले साल। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है, ख़ासतौर पे चुनाव के 2-3-4 महीने के वक्त में। दूसरा, वीवीआईपी मूवमेंट होंगे, तो वीवीआईपी मूवमेंट के वक्त उनकी सुरक्षा, उसके लिए मापदंड तय किए। तो ये इसे किस तरह से सुचारू तरीके से करा लिया जाएगा, इस चुनाव को किस तरह की पुलिसिंग रहेगी, इस दिशा में भी तमाम बातें, तमाम रणनीतियाँ जो है वो आपके स्तर पे हो गई है, पुलिस के स्तर पे हो गई है, और किस तरह से उसे मूर्त रूप देंगे? नक्सल प्रभावित इलाके में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कराना हमारा एक प्राइमरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए स्थानीय पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस, प्रशासन और क्षेत्र की जनप्रतिनिधिगण, मीडिया, जनता सब एकजुट होकर अभी नक्सल के जो भी साजिश है, उनका जो लोकतंत्र की व्यवस्था के विरुद्ध में उनका जो एक कॉन्स्पिरेसी रहते हैं, उसको विफल करने के लिए लगातार अभी कार्रवाई होते जा रहा है। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इलाका में देखने के लिए मिल रहा है, उससे लेकर हम पूरा आश्वस्त है जो चुनाव प्रक्रिया काफ़ी व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित की जाएगी। और उसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था करना, अभी प्राइमरी जो होमवर्क्स वगैरह
की जा रही है और आने वाले समय में हमको अतिरिक्त बल भी मिल जाएगा उसी को लेकर, और एरिया डोमिनेशन से लेकर अन्य प्रकार का जो सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करेगा। साथ साथ जो इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स भी अभी से प्रारंभ कर दिया हमने, कई कई विषय पर लगातार जो सीमावर्ती राज्य से हमारा संपर्क है, और उस समय बॉर्डर सीलिंग भी हो जाएगा और मोबाइल चेक पोस्ट के माध्यम से इन सब कार्रवाई के माध्यम से हमें पूरा उम्मीद है जो चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से हम संपादित कर सकते हैं, ताकि एक लोकतंत्र की व्यवस्था को हम मजबूत कर सकता है और उसी के कारण से हम नक्सल समस्या को खात्मा करने की दिशा में और आगे बढ़ सकता है, ये पूरा विश्वास हमको है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ओवर टू यू तृप्ति। बने रहिएगा सुंदरराज जी हमारे साथ में। बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें, क्योंकि ये मंच है इमर्जिंग बस्तर और हम बस्तर की बात कर रहे हैं। तो नक्सलवाद के मोर्चे पर आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में किस तरीके से पूरे संभाग में काम किया जा रहा है, इसकी कई बानगी हमने देखी है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, इसलिए भी कि अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उस पर खुलकर बातचीत की है आईजी सुंदरराज पी ने। अब पुलिस इस नीति के साथ लगातार काम कर रही है, ये भरोसा ही है पुलिस का, और इस भरोसे के साथ में बस्तर के दुर्गम इलाकों तक विकास की तस्वीर दिखी है, चाहे वो महाराष्ट्र से लगे बॉर्डर के गांव हो, तेलंगाना से हो या आंध्र प्रदेश को हो, सुकमा के दूरस्थ इलाके हों, वहां तक जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती थी उन इलाकों तक पुलिस पहले पहुंची, दूध बनकर, फिर सरकार और जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो ये बड़ी भूमिका है पुलिस प्रशासन की भी।